हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखिए कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यहाँ पे देखिए मानचित्र, यहाँ पे देखिए मानचित्र बता रहा है। यहाँ पे जयपुर, ये आपका हो गया, ये मालवा का तट है, ठीक है। ये गुजरात, जयपुर और ये हैदराबाद, ये सब का उसने हड़प लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। आई होप एवरीवन सही से आप लोगों ने देख लिया होगा मैप, ठीक है। और ये वाली मैप का भी बात हो रहा था, देखिए ये है ना कोलकाता, गोदावरी के ऊपर उड़ीसा के बीच में, ठीक है। और ये आपके इलाहाबाद, बनारस, ओके, ये सब में कब्जा किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस तरह अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। और एवरीवन ये एग्जाम में 1761 और ये पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। एवरीवन ये ना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों की संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसने सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालय पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपने स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह
अब्दालों के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। देखिए नादिर शाह के बारे में बताया गया है कि उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कैसे लोगों को गरीब बनाया। आइए पढ़ते हैं ये क्रूर शासक के बारे में। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक नए मुगल कोष से जिस तरह धन लुटाया गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपये, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, ज्वारात और अन्य चीजें ले गया। इनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस का एवरीवन हिस्ट्री में हमेशा जिक्र होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। ताउत यानी तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन। और किसने ये लूटा था? नादिर शाह ने। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालात में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए यानी पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया और दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे थे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर अब मलबे का ढेर बन गया और तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। और देखिए एवरीवन, ये है नादिर शाह, 1779 का एक चित्र। ये है नादिर शाह, यही वो क्रूर राजा था। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखशियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और परबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने ने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजित सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट राजनीति में आने और पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों की गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण यानी नया कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की और जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सिवाय राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई और 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों
पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे और 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। और एवरीवन फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट आपकी नेक्स्ट क्लास यानी कल आ जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।